हेलो नमस्कार। अब हम बात करते हैं कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश जो है 75 बीसी से 300 बीसी तक चला है और ये भी एक ब्राह्मण वंश या कण्वायन वंश इसे बोला जाता है। आपको मैंने बताया था जो अंतिम शुंग शासक जो थे वो क्या नाम था उसका, देवभूति था। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था और उसकी हत्या जो है उसके अमात्य का क्या नाम था, वसुदेव। देखो कहीं कहीं पे वासुदेव है, कहीं कहीं पे वसुदेव है, तो आप देख लीजिएगा। वसुदेव ने कर दी ये और इसने कण्व वंश की नींव डाली। ठीक है, जिसकी जानकारी जो है हर्षचरित से प्राप्त होता है। और वसुदेव ने जिस नवीन वंश की स्थापना की उसे कण्व वंश के नाम से जाना जाता है। और यह भी क्या था, ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश के अंतर्गत 4 शासक हुए हैं जो प्रमुख हैं। वसुदेव, 4 शासक हुए हैं। वसुदेव, भूमिमित्र, एक तो वसुदेव हो गया, उसके बाद भूमिमित्र, उसके बाद नारायण, और उसके बाद जो है सुशर्मन आता है। ये टोटल 4 शासक हैं। और 7500 से लगभग 7500 ईस्वी से 30 ईस्वी पूर्व तक, 30 ईसा पूर्व तक जो है कण्व वंश का शासन रहा है। अंतिम शासक जो है सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में जो है सिमुक ने कर देती है और सिमुक जो है फिर एक नवीन ब्राह्मण वंश जो है सातवाहन वंश का नींव डालती है। इसलिए जो है मैंने ये चीज किया, जो मौर्य वंश के बाद जो है ब्राह्मण वंश प्रचलन में आ गया। सब बात मैंने लिखा। ठीक है, चलिए इसके पॉइंट देख लेते हैं। कण्व वंश के यानी 75 बीसी से 30 बीसी के बीच में जो है क्या क्या हुआ है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि शुंग इस पृथ्वी पर पूरे 112 वर्ष शासन करेंगे और अंततः यह पृथ्वी कण्वों को मिल जाएगी, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। बाण ने भी हर्षचरित में कहा है कि अति कामुक शुंग नरेश मंत्री वासुदेव के उकसाने पर देवभूति की दासी की कन्या द्वारा मारा गया और उस कन्या ने रानी का रूप बनाया था, ऐसा हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में भी यह बात कहा गया है। शुंगों के 112 वर्षों में 45 वर्ष कण्वों का भी शासन शामिल है। पुराणों में कण्वों का वृत्तांत दिया गया है। क्या वृत्तांत दिया गया है पुराणों में? पुराणों में जो वृत्तांत है वो ये है, जो वासुदेव जो है कण्वायन, ये कितना शासन कर रहा है, 9 वर्ष तक राज्य रहेगा। उसके पुत्र होंगे भूमिपुत्र जो है 14 वर्ष तक शासन करेगा और सिक्का भी चलाया है ये। उसके पुत्र जो है नारायण यानी विष्णु नारायण उसका फुल नाम था, ये 12 वर्ष तक शासन करता है। और उसके पुत्र है सुशर्मन 10 साल तक शासन करता है। और जैसा कि आपको बताया, जो सुशर्मन की हत्या जो है 30 ईसा पूर्व में सिमुक कर देती है, सिमुक कर दिया और एक नवीन ब्राह्मण वंश जो है आर्य सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सुशर्मन की हत्या करके कौन करता है? सिमुक करता है। क्लियर बात? तो कण्व वंश से संबंधित इतना ही फैक्ट था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्य सातवाहन वंश को देखते हैं। आर्य सातवाहन वंश आपने देखा था 75 बीसी से 30 बीसी तक क्या चला था? कण्व वंश। अब 30 बीसी से 250 एडी तक आर्य सातवाहन वंश चलता है। ठीक है, अब आर्य सातवाहन वंश में जो है, यहां भी मैं आपको बता दूं, जो सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। ठीक है, पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, कहीं कहीं पे आंध्रभृत कहा गया है, ऐसा भी बताया गया। आंध्रभृत। ठीक है, तो देखिएगा अगर ऑप्शन रहे तो। और अभिलेखों में इसे जो है सातवाहन कहा गया है। इसलिए दोनों को जोड़ करके आंध्र सातवाहन वंश बोलते हैं। ठीक है, संस्थापक सिमुक और क्षेत्र कहाँ के? महाराष्ट्र
और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का इलाका कुछ फैला हुआ था। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा गया है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान पैठण थी तथा इसकी राजकीय भाषा जो है प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक मिनट। मूल निवास स्थान जो था महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान था, राजधानी बनाया हुआ था इसे। अब यहाँ पे ये देख लीजिए इसका राज्य कैसे कैसे फैला हुआ था। पूरब में शक शासन कर रहा था, पश्चिम में शक शासन कर रहा था और पूरब में कलिंग राज्य है। उत्तर में विंध्य पहाड़ी नर्मदा नदी तक फैला हुआ है और दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ है क्षेत्र। ठीक है। और इस वंश की जानकारी जो है हमें अभिलेख, सिक्के और स्मारक तीनों से प्राप्त होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभिलेख स्रोत में अगर बात करेंगे, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गया और स्मारक। अब हम बात करते हैं, हाँ, और अब हम बारी बारी से इसके शासक के बारे में पढ़ लेते हैं। सिमुक के बारे में। सिमुक जो है धर्म में बहुत ज्यादा रुचि रखता था ये। ठीक है। इसने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चैत्य मतलब धर्म में आस्था रखते थे। सभी धर्मों के अच्छाई को अपनाने की कोशिश करते थे। लेकिन होता क्या है, जो अंत के दिनों में दुराचारी अत्याचारी हो जाता है और जनता द्वारा जो है इसका वध कर दिया जाता है। सिमुक। फिर जो है इसके भाई कान्हा, एक मिनट, हाँ, इसके भाई कान्हा जैसे कृष्ण बोला गया है वो शासन करता है, जिसका कि नासिक शिलालेख में जो है इनका नाम का उल्लेख मिलता है। फिर इनके पुत्र आते हैं गद्दी पे और उसका नाम था सातकर्णी प्रथम। यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था और इसकी उपलब्धियों की जानकारी जो है रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मिलती है। इसे जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहा गया है। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की है। ये अप्रतिहत चक्र, दक्षिणापथ के स्वामी और पश्चिमपति भी कहा गया है, प्रतिष्ठानपति भी कहा गया है। सातकर्णी सबसे शक्तिशाली राजा था ये। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई है। और ये सब जो वर्णन है ना, ये पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में बताया गया है। सातकर्णी प्रथम का विवाह जो है, सातकर्णी प्रथम का विवाह रानी नैनिका से होती है और ये रानी नैनिका अमीय वंश से संबंधित है। इसकी चर्चा जो है किस अभिलेख में है? रानी नैनिका अभिलेख में। ये कहाँ है भाई? नानाघाट अभिलेख भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये जो है नानाघाट अभिलेख में ये बताया गया है जो पश्चिमी मालवा, अनूप प्रदेश, नर्मदा घाटी, विदर्भ, बरार तक जो है ये क्षेत्र फैला हुआ था। और सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ भी किए हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किए हैं। ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान देने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलता है वो नानाघाट अभिलेख से ही मिलता है, इसलिए ये भी याद रखना है। मालवा शैली की गोल मुद्राएं, जी जैसा कि आपको मैंने बताया, जो सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं भी उत्कीर्ण करवाए हैं। क्लियर बात? अब एक अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल की है। सातकर्णी प्रथम को हराए जाने की बात इसमें उत्कीर्ण है।
सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद जो है नागनिका प्रशासन संभालती है, और उसके पुत्र थे, 2 पुत्र थे, एक का नाम था वेदिश्री, दूसरा का नाम था सतीश्री। अच्छा, ये जो सिक्के थे, इसके सिक्कों पर श्री सातकर्णी की सूचक का उल्लेख भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना है आपको सातकर्णी प्रथम के बारे में। अब बात आता है सातकर्णी की मृत्यु के बाद जो है सातकर्णी द्वितीय का वर्णन है। सातकर्णी द्वितीय के बारे में यह है जो हाथी गुफा अभिलेख से इसकी साक्ष्य है, भेलसा अभिलेख से इसकी साक्ष्य है, काव्य मीमांसा जो कि राजशेखर द्वारा लिखी है इनके बारे में है, वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र में भी इनकी चर्चा है सातकर्णी द्वितीय की। सत्रहवां राजा जो है हाल की बारे में भी है। सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी था। ठीक है, एक मिनट। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की, और इसकी भाषा जो है ये थोड़ा है भाई। हाल ने किताब लिखी गाथा सप्तशती, और इसका जो भाषा था प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था, ये प्रेम गाथा। उसकी राज्यसभा में बृहत कथा मतलब पैसाची प्राकृत भाषा में रचित बृहत कथा कोश की रचयिता जो है गुणाढ़ तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्वबर्मन निवास करते थे। क्या नाम था? सर्वबर्मन भी निवास करते थे। और ये कातंत्र जो है ये संस्कृत में लिखा हुआ था, वही ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा था। इसके सेनापति थे विजयानंद जो है, इसका भी कहानी है शादी का, जो इसने शादी जो है लंका की राजकुमारी लीलावती से कर दिया। ठीक है, अफेयर की ही बात है। यहां भी अपने सेनापति को विजयानंद को भेजता है लंका में लंका की राजकुमारी से शादी करता है। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए। ठीक है, कहीं भी स्टोरी सुनने का मतलब है जो उसके बारे में डिटेल लिखने का, तो अपना लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ये सारे चीज। अब हम बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। ये सबसे महान था भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, सबसे महान शासक था। उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, और इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, और अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था, ऐसा भी बात बताया गया है। खैर ये सब तो है ही, लेकिन इसकी उपाधि का पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि थे वेनकटक की, राजा गज, बिंध नरेश, त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, जिसकी सेनाएं तीनों समुद्र अर्थात तीनों समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक गई हो। ठीक है, उसने अपने आप को बिंध, तरक्षावत, परियात्रा, संध, महेंद्र तथा अन्य पर्वतों का स्वामी घोषित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि तो धारण की ही, और वेनकटक नामक नगर भी बसाया। इसके अलावा उसने राजा राज, बिंध नरेश की भी उपाधि ली है। वरण विक्रम चारु विक्रम, विक्रम मतलब जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो। एक मिनट, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है इसे। इसकी माता जो है, माता का नाम था बलश्री जो है, इसका नासिक अभिलेख में विजय की जानकारी जो उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। अच्छा, ग्राम दान देने की जो बात है, ग्राम दान देने की बात, तो उसने बौद्ध संघ को
अजकालिकय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को कर्जक नामक ग्राम दान में दिया है। बौद्ध संघ को अजकालिकीय और कार्ले के भिक्षु संघ को जो है करकट, कार्ले के भिक्षु संघ को करजक या करंजक नामक ग्राम जो है दान में दिए हैं। ये भी याद रखना है। किसने दिया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है किससे किससे खतरा रहा है? इसका जो क्षेत्र की जहां तक बात करें तो इसका क्षेत्र संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को खतरा जो है शक से, पहलव से और यवन तीनों से रहा है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक के शासक नहपान को हराया था। नहपान को, नहपान का किसे संबंधित है? छाड़ावत वंश से अंत होता है इसका। गौतमी पुत्र सातकर्णी किसको हराया था? तो ये सवाल पूछा भी गया है, तो नहपान को हराया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया था। सातवाहनों के समय पराक्रमी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराकर सातवाहनों के प्रभाव को पुनः क्या दिया? प्रतिष्ठा दी। अब हम बात करेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलिवामी की। अच्छा, एक चीज और, जो नासिक से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नहपान वाला जो किस्सा है, यहाँ पे नासिक से जो है एक, नासिक से लगभग, नासिक जानते हैं ना महाराष्ट्र में भाई, नासिक से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि एक तरफ नहपान का और दूसरी तरफ जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो है नाम है। अब हम बात करते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ये 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक शासन करता है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, पुलुमावी, पुलुमावी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र है ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ये शासन करता है और दक्षिणा पथेश्वर या महाराज की उपाधि धारण करता है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो है ने अपने पुत्र की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए शक से संबंधित दो काम किया है। क्या क्या किया है देखिए। आंध्र प्रदेश पूर्ण रूप से विजित प्रथम आंध्र सम्राट इसे कहा गया है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को, यानी आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है, क्योंकि पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश को विजित किया है। ये पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान को बनाता है। ये पैठान या प्रतिष्ठान को राजधानी बनाता है। एक मिनट यार, राजधानी जो है किसे बनाता है? प्रतिष्ठान को। औरंगाबाद जिले में है ये, आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले, क्योंकि औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। तो इसके समय में ही अमरावती के बौद्ध स्तूप में वैष्टिनी का निर्माण होता है। और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित करता है और उसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है, इसीलिए पुराणों में उसका नाम जो है पुलोमा भी मिलता है। पुलोमा, उसका अन्य नाम जो है पुलोमा मिलता है, पुलोमा। ठीक। अब रुद्रदामन वाला जो बात है ये क्या है देखिए। रुद्रदामन को 2 बार जो पराजित करता है ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है ये
सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र हैं। और रुद्रदामन की पुत्री से जो है विवाह करने का सोचता है कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। और इसके ही पुत्र थे शिवश्री सातकर्णी। शिवश्री सातकर्णी का विवाह जो है रुद्रदामन की पुत्री से हो जाता है। अब शिवश्री सातकर्णी जो है रुद्रदामन का दामाद है और 154 से 165 ईस्वी तक शासन यही करते हैं। अब हुआ था ये जो 2 बार रुद्रदामन 2 बार वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को हरा चुका था, और विवाह की जब बात आया तो पहले वाले पुत्र से मना कर देता है, हालांकि दूसरे वाले से करते हैं। यही कहानी है इसका। जो पहले ऐसे चलता था, जो मतलब इंसल्ट के भाव से रुद्रदामन जो है अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं करता है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से। तो पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी तथा तो 154 से 165 तो ये किया, तो फिर आप कहिएगा 165 से 165 से 194, 165 से 194, हालांकि कहीं कहीं पे 174 भी है। तो इसके बारे में जो है ये डेट को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। ये रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया था। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे और उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया है। और यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का क्या था? प्रेमी था, समुद्री व्यापार और जल यात्रा। और उसके सिक्के पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जो कि उसके जल यात्रा और व्यापार के प्रति प्रेम का द्योतक है। एक मिनट, पुलमावी तृतीय होता है जो अंतिम शासक होते हैं। अच्छा, यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में, यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के जो बाद है सातवाहन का साम्राज्य जो है विभाजित हो जाता है, जिसका मुख्य कारण जो है विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता बढ़ाता है। अंतिम राजा जो है पुलमावी तृतीय होते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात शासन विकेंद्रीकरण हो गया है, लेकिन अंतिम पुलमावी तृतीय होते हैं, मतलब उस क्षेत्र के राजा, इसीलिए अंतिम राजा पुलमावी तृतीय को माना जाता है। विकेंद्रीकरण हो जाता है। विकेंद्रीकरण देखिए कैसे हो जाता है। जो महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश वाला जो ये विदर्भ का इलाका था, ये वाकाटकों का हो जाता है। महाराष्ट्र और मैसूर का क्षेत्र जो है कुंतल राज वाकाटक वंश का हो जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठानपुर था। आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश शासन करने लगता है और नीचे जो है पल्लव वंश शासन करता है, यानी विकेंद्रीकरण हो जाता है। तो आंध्र सातवाहन वंश की बात ये रहता है। आंध्र सातवाहन वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम जो है सातवाहन काल में ही मिलता है, और इस काल में सामंतों के 3 श्रेणियां थी। प्रथम राजा, द्वितीय महाभोज, तृतीय सेनापति। ठीक है, प्रथम राजा, द्वितीय महाभोज और तृतीय सेनापति। ठीक है, और कुछ जो है अशोक से मिलता जुलता है इसका। प्रशासनिक व्यवस्था में जो है जिलों को आहार कहा जाता था। जिला को जो है आहार कहा जाता था। आहार। सातवाहन शासन में अधिकारी को अमात्य और महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक गोलमिक कहलाता था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक जो है वो क्या बोलते हैं गोलमिक में होता था। ग्राम दान, भिक्षुकों को करमुक्त की बात भी है, भूमि दान देने की भी बात आती है।
और सामंतिक लक्षण था। सामंतिक लक्षण का जो सर्वप्रथम आभास जो है सातवाहन काल में ही मिलता है। सामंतिक लक्षण क्या होता है आपको मैंने बता दिया। जो सामंतों के 3 श्रेणी थे, प्रथम राजा, द्वितीय महाभोज, तृतीय सेनापति। ठीक है, राजा, महाभोज, सेनापति। और सातवाहन वंश के अधिकारी कौन कौन थे? अमात्य, मतलब अधिकारी को अमात्य या महामात्य कहा जाता था। महामात्य भी था कहीं कहीं पे चर्चा, महामात्य। ये हो गई प्रशासनिक स्थिति। अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक स्थिति के बारे में। इस काल में कृषि की उन्नति के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का भी बहुत ज्यादा प्रगति हुआ है। राजा कृषकों की उपज का 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था, 1/6। और विदेशों में जो है आंध्र से कपास का बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता था? निर्यात होता था। एक ही स्थान से रोमन और सातवाहन का सिक्का मिला है, जिसमें कि जलयान और व्यापार दोनों के बारे में दिख रहा है, जिससे कि ये पता चलता है जो व्यापार जो है काफी मात्रा में चल रहा था। मिलिंद पन्हो और महावस्तु से व्यवसायों और शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है, जिसके प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता था। और ये आन सातवाहन काल में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। पश्चिम देशों के साथ साथ श्रीलंका, जावा, सुमात्रा के साथ भी जलयान के माध्यम से व्यापार होता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। चांदी और तांबे के सिक्कों का भी प्रयोग होता है, जिन्हें कि कारसापन कहा जाता है। शीशे के सिक्के का भी जिक्र आता है, पोटीन, तांबा, कांसा। सातवाहन ने ही सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। शीशे की मुद्रा जो है सर्वप्रथम सातवाहन ने ही चलाया था। सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा जाता था, जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी चलाया था, ये भी ध्यान रखना है। सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा जाता था, जो 25 चांदी के कारसापन के बराबर होते थे। यानी 35 कारसापन बराबर होता था 1 सुवर्ण। ठीक है। भरूच गुजरात प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था उस टाइम। अब हम बात कर लेते हैं इनके सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक स्थिति की जो जहां तक बात है, तो सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वो ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। और वर्ण संकर व्यवस्था, वर्णों एवं जातियों के सम्मिश्रण, वर्ण संकर व्यवस्था वर्णों एवं जातियों का जो सम्मिश्रण था, उसको क्या किया? रोका। और इस काल में जो है महिलाओं की दशा अच्छी थी, महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थी। लेकिन एक चीज आप देखे होंगे, ये जो आपको लग रहा होगा, जो माता का नाम से जुड़ा हुआ जो है अधिकतर राजा का नाम रहा है। यद्यपि राजाओं के नाम मातृ प्रधान है, किंतु सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। समाज में अंतरजातीय विवाह भी होता था। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को परिचय देती थी, जबकि पुरुष जो है वैदिक धर्म को। ठीक है। और सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी, जिसकी चर्चा अपना लोग देखे भी। जो रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भी मिला है, याद रखिएगा उस नानाघाट अभिलेख को। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सांस्कृतिक स्थिति क्या था उस टाइम। सांस्कृतिक स्थिति आंध्र सातवाहन। सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो संस्कृत में दक्कन और महाराष्ट्र से चैत्य बिहार के बारे में पता चलता है। पश्चिमी दक्कन कार्ले के जिक्र है, अस्तूप अमरावती से पता चलता है। और इसकी खोज जो है मैकेंजी 1797 में करते हैं। भाषा, कौन सी भाषा चलती थी? प्राकृत भाषा। लिपि में ब्राह्मी लिपि, धर्म में शैव और वैष्णव दोनों है। और बौद्ध धर्म में जो है महायान को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था। जहां तक धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे तो सातवाहनों थोड़ा धार्मिक पे अगर नजर डालें
वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी धार्मिक व्यवस्था में जो है सातवाहन शासक ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया है। और जैसा कि देखा था अपने हाल की गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव पूजा की गई और इंद्र कृष्ण पशुपति गौरी की पूजा का भी उल्लेख मिलता है गाथा सप्तशती में, हाल के गाथा सप्तशती में। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया था। ये चीज आपने देखा था तो कैसे वो, और गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये भी आपने गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो पढ़ा था तो देखा था। तो ये सच हो गई आपकी बात सातवाहन वंश से संबंधित सभी। और आपको याद ये चीज रखना है जो सातवाहन का जो राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि में ब्राह्मी थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो वो कारले का चैत्य और अमरावती स्तूप कला का जो है उस टाइम में विकास होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।